नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काली रात में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कुलदीप पांडे। लोगों के साथ घटी अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप सुन सकें। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी हमारे एक दोस्त ने हमसे शेयर की है। उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है, इसलिए सिर्फ कहानी के लिए उनका नाम सुधीर रख लेते हैं। तो दोस्तों, आइए सुधीर की कहानी को मैं अपने तरीके से समझने का प्रयास करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। मैं बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव देवलिया का रहने वाला हूं। आज जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वह एकदम सच्ची कहानी है। सुनकर शायद आप सभी को यकीन न हो, लेकिन उस घटना से सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा का पूरा गांव दहशत के माहौल में घबरा गया था। बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मैं गांव के ही ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई किया करता था। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 16 साल की थी। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बच्चे थोड़ा देर से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए उम्र तो ज्यादा हो गई थी, लेकिन क्लास में मैं पीछे था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हम सभी बच्चों को इससे छुट्टी का बेसब्री से हर साल इंतजार रहता था, क्योंकि पूरा 1 महीना स्कूल बंद रहता था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, मैं तुरंत ही अपने सबसे पहले क्लास से निकलकर घर की तरफ भागा, एकदम खुश होकर। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो गांव और घर के आसपास बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग अपने घरों के पास खड़े होकर कुछ कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो मां ने मेरा बैग मेरे कंधे से उतारकर तुरंत उसे रखने को बोली और सख्त चेतावनी देकर कहा, तुम आज से शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं निकलोगे। मैं आश्चर्यचकित होकर मां से पूछा, क्यों मां, ऐसा क्या हो गया? तो मां ने मुझे फिर से डांटते हुए बोली, एक बार बोल दिया ना, बात समझा करो। मैं बस अपना सिर झुकाकर हाँ में हिलाया और खाना खाकर बाहर खेलने निकल गया। बाहर जाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने अपने घरों के सामने खड़े होकर कुछ कुछ बातें कर रहे थे। मैं उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। जो वे बता रहे थे उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काका जी बोल रहे थे, पता है, कल रात को संदीप को भी उस डायन ने निशाना बना दिया। जब सुबह संदीप जगा तो उसके पूरे शरीर पर मल मूत्र लिपटा हुआ था। अजीब सी दुर्गंध आ रही थी पूरे शरीर से। यह सुनकर मैं एकदम हैरान हो गया कि यह कौन सी चुड़ैल है जो पूरे शरीर पर अपशिष्ट पदार्थ लपेट देती है। मैंने कौतूहल भरी नजरों से काका जी से पूछा, क्या हुआ काका? तो काका मुझे बोले, तेरी उम्र कितनी है? मैंने कहा, 16 साल का होने जा रहा हूं। काका मेरी तरफ ऐसे घूरते हुए बोले, रात को कभी भी किसी की आवाज सुनकर बाहर मत निकलना, खासकर जब कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारे। मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और फिर से पूछा, काका, ऐसा क्या हो गया है जो सभी मुझे बोल रहे हैं कि रात को बाहर नहीं निकलना? मां भी अभी अभी मुझे डांटते हुए समझाई है। काका कुछ सोचते हुए बोले, अभी कुछ पता नहीं चला है,
लेकिन कुछ दिनों से जितने भी नौजवान हमारे गांव में हैं, उनके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटित हो रही हैं। संदीप को लेकर यह तीसरा मामला था। अचूक बात यह है कि जिनके साथ भी यह घटना हो रही है, उन्हें सुबह अचेत अवस्था में पाया जा रहा है और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रह रही है। अजीब तरीके से बोलते हैं कि कोई औरत उन्हें दिख रही है और उनके पूरे शरीर पर इंसानी अवशिष्ट पदार्थ लिपटा हुआ मिलता है। मुझे डर भी लगा और अजीब सी घिन भी हुई। खैर, उस वक्त मैं अपने घर वापस आ गया, लेकिन मेरे मन में बार बार काका के बताए हुए बातों का ख्याल आ रहा था कि क्या ऐसा भी होता है? क्या ये सब मनगढ़ंत बातें हैं? और ऐसी कौन सी चुड़ैल है जो अपना शिकार बनाती है? गांव में मेरे हमउम्र के बहुत से दोस्त थे। उनमें से सबसे खास दोस्त मुकेश था, जो मेरे ही स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। जब मुझे रहा नहीं गया तो मैं मुकेश के घर की तरफ चला गया। उसके घर जाने के बाद मुझे पता चला कि उसके घर वाले उसे एकदम बाहर निकलने ही नहीं दे रहे थे। इसलिए मैं उससे अंदर मिलने ही चला गया। जैसे ही मुकेश मुझे देखा तो बोला, भाई सही किया, तू आ ही गया। मैं ही आने वाला था, लेकिन ये मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे। सोचा था कि छुट्टियों में मौज करेंगे, लेकिन अब स्थिति कुछ और ही हो गई है। मैंने भी उससे अपनी सारी बातें बताते हुए कहा, हाँ यार, मुझे भी माँ ने सख्त चेतावनी दी है। वो तो माँ अपने काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं निकल आया। अभी मैं अपनी बातें बता ही रहा था कि मुकेश ने मुझसे पूछा, भाई ये जो भी हो रहा है गांव में, तुझे क्या लगता है ये सब सच है? मैं उसकी बात को सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोला, भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह मुझे भूत प्रेत का चक्कर नहीं लग रहा है। ऐसा भूत या डायन या चुड़ैल थोड़ी ना होती है जो सिर्फ नौजवानों को ही अपना शिकार बनाए। मुकेश भी हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ यार, सही कहा तूने। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि मुकेश के पापा आ गए और मुझे बोले, अभी तक तुम यहीं पर हो? सुनने में नहीं आ रहा है गांव में क्या हो रहा है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और उनके साथ चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर जाते ही मम्मी ने मुझे आते देखा और फिर से डांट लगाते हुए बोली, यह लड़का न चैन से रहने ही देगा। मना किया था ना कि शाम को नहीं निकलना। खैर, मुकेश के पापा के रहने के चलते ज्यादा डांट नहीं सुनी। वो मुझे छोड़कर अपने घर की तरफ निकल गए। रात हुई और हम सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे तो माँ ने मुझे कहा, बेटा आज से तू हमारे पास ही सोना। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे बहुत चिढ़ हुई, लेकिन डांट सुनने के डर से मैं उनके साथ ही सोया। उस रात मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन दिखावे के लिए बस आंखें बंद करके सोने का बहाना बनाते हुए उन सब बातों को सोच रहा था। रात के करीब 1 बजे मुझे घर के बाहर किसी औरत के चलने की आवाज आई। छन छन करके पायल की आवाज पूरे घर के इधर उधर से आने लगी। सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अभी इतनी रात को कौन बाहर टहल रहा है। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर ही बुला रहा है। मैं अपने बिस्तर पर ही उठकर बैठ गया। जैसे ही मैं उठा तभी मेरे माता पिता की नींद खुल गई। मुझे बैठा देखकर माँ ने पूछा, बैठे क्यों हो? सो क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, माँ घर के बाहर कोई है और मुझे बुला रही है। माँ ने ध्यान से कान लगाकर सुनने की कोशिश की और मुझे अपनी बाहों से लगाकर बोली, चुपचाप सो जा, कोई नहीं है। उस रात मुझे माँ की ममता और निश्चल प्यार का एहसास हुआ।
सभी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं और उन्हें किससे डरते हैं, यह उनके चेहरे के भाव और आवाज से पता चल रहा था। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि तभी किसी के जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई। पापा ये सुनकर बिस्तर से ही चिल्लाते हुए बोले, अरे कौन है तू? यहां पर कोई नहीं है, निकल जा वरना बहुत मार मारूंगा। जैसे तैसे करके नींद आई। सुबह जागने के बाद मैं जल्दी जल्दी अपने सारे कामों को निपटाकर मुकेश के घर की तरफ निकल गया। क्योंकि सुबह का वक्त था, इसलिए मां ने भी मुझे नहीं रोका। मुकेश के घर जाते ही मुकेश मेरे पास दौड़ता हुआ आया और मुझे बताने लगा कि कल रात उसके घर के पास कोई औरत चारों तरफ घूम रही थी। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने कहा, यार ये मेरे घर के पास भी हुआ था। थोड़ी देर बाद गांव के बहुत से घरों से यह खबर आने लगी कि उनके घर के पास वो चुड़ैल आई थी। अब मेरे मन में भी डर बैठने लगा कि कुछ तो है, वरना गांव के सभी लोग एक साथ झूठ क्यों बोलेंगे। और मेरे साथ जो हुआ वह तो मैंने खुद अपने कानों से सुना था। पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटे का माहौल उत्पन्न हो गया था। गांव के सभी माता पिता अपने अपने बच्चों का हद से ज्यादा ध्यान रख रहे थे। सभी के मन में यह डर समा गया था कि कहीं उनका बच्चा उसका शिकार न बन जाए। उस दिन के बाद से गांव में हर किसी के घर में हर रात को वो पायल की आवाज और दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं घटी। एक दिन मुकेश के घर वाले शहर गए हुए थे और उसे भूल गए थे कि शाम को लौट आएंगे। मैं और मुकेश दोपहर को उसके घर पर ही रुक गए। शाम होने को आई थी, लेकिन उस दिन शाम को अचानक मौसम बिगड़ गया। भयंकर आंधी तूफान और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। लेकिन अभी तक मुकेश के पापा और मम्मी नहीं आए थे। शायद मौसम बिगड़ने के चलते उन्हें सवारी नहीं मिली होगी। इसलिए मैं भी काफी देर तक उनके आने का इंतजार करता रहा, ताकि वो लोग आएं और मैं अपने घर वापस चला जाऊं। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा घना होता जा रहा था और बारिश भी तेज होती जा रही थी। मैंने उससे कहा, भाई शायद आज तेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे। एक काम कर, तो चल मेरे साथ, आज मेरे घर पे ही रुक जाना। लेकिन मुकेश बोला, अरे नहीं यार, घर पर कोई नहीं है और ऐसे घर को अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने उससे कहा, भाई रात को अकेले रुकना सही नहीं है, कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरे लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, अगर रात को 8 बजे तक तेरे घर वाले नहीं आए ना, तो तू मेरे घर चले आना। मैं अभी जाता हूं, क्योंकि मां को तो तू जानता ही है ना। उसने कहा, ठीक है, और मैं बारिश में भीगते भीगते तेज रफ्तार से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पर मां मेरी राह देख रही थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो मुझ पर ही बिगड़ने लगी और कहने लगी उसे साथ में लेकर आना चाहिए था। खैर, मैंने अपने भीगे शरीर को साफ किया और सूखे कपड़े पहनकर टीवी देखने लगा और मां के द्वारा बनाए गए पकौड़ों का आनंद लेने लगा। इधर लगातार बारिश बढ़ती जा रही थी। टीवी देखते देखते काफी समय बीत गया। अचानक से लाइट चली गई। इसके बाद मुझे मुकेश का ख्याल आया। बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो मौसम का मिजाज अभी थोड़ा कम हो गया था। मैंने सोचा, चलो अभी मुकेश के घर वाले आ ही गए होंगे, और मैं खाना खाकर सोने के लिए चला गया। बारिश में भीगने के बाद मुझे कमरे में इतना अच्छा लग रहा था कि पता नहीं मुझे नींद कब आ गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह घर के बाहर काफी शोर सुनकर मेरी आंखें खुली तो मुझे बस एक ही शब्द सुनाई दिया, मुकेश। उसका नाम सुनते ही मुझे झटका सा लगा
और मैं तुरंत भागकर बाहर निकला और सबसे पूछने लगा, क्या हुआ मुकेश को? सभी मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, आज चुड़ैल का शिकार मुकेश बन गया। यह सुनकर मैं जो भी कपड़े पहने था उसी में मुकेश के घर की तरफ पूरा दम लगाकर भागा। मेरे मन में अजीब अजीब सवाल घेरा डाल रहे थे। मन कांप जा रहा था यह सोचकर कि काश मैं उसे जबरदस्ती ले आता अपने पास। मुकेश के घर पहुंचते ही मैंने देखा कि उसके घर के सामने बहुत लोग जमा हुए थे। मैं लोगों की भीड़ में घुसकर अंदर जैसे ही गया तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मुकेश एकदम अचेत अवस्था में अपने कमरे में बैठा हुआ था। पूरे बदन पर अजीब सी दुर्गंध वाली चीज लिपटी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे और वह औरत ऐसा करके लगातार बड़बड़ा रहा था। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाकर उसे साफ करने या नहलाने की। लगभग आधे घंटे तक मैं भी उसे एकटक देखता रहा। तब जाकर मैंने सोचा कि ऐसे हाथ पर हाथ धरे काम नहीं चलेगा। गांव वालों से बोलकर मुकेश को साफ करने के लिए कहना है। अभी ये मैं सोच ही रहा था कि मुकेश के मम्मी पापा दौड़ते हुए अंदर घुसे और मुकेश की मम्मी छाती पीट पीट कर रोने लगी। सभी उनसे बोलने लगे, इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कैसे कर दिए? मुकेश के पापा अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कल शाम को जैसे ही हम अपना काम निपटाकर सवारी लेने गए, तेज आंधी और बारिश आने लगी। काफी देर तक हम दोनों बारिश के थमने का इंतजार करते रहे क्योंकि कोई भी सवारी जाने के लिए तैयार नहीं था। पूरी रात हमें यही चिंता सताए जा रही थी, लेकिन देखो, जो सोच रहे थे वही हुआ। मेरी तरफ मुकेश के पापा देखते हुए बोले, क्या तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे? मैंने कहा, हाँ अंकल जी, बहुत समझाया था लेकिन यह माना ही नहीं। जिद पर अड़ गया कि मम्मी पापा आ जाएंगे और अभी घर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। खैर, उसकी मम्मी पापा उसे साफ करने लगे। लेकिन बाद में जब मुकेश धीरे धीरे ठीक हुआ तो उसने मुझे उस रात की पूरी बात बताई जो उसने उस चुड़ैल के साथ महसूस की थी। उसने कहा कि उस रात जब वह अकेला अपने घर में था, बारिश की तेज आवाज के बीच उसे पायल की छन छन सुनाई दी। उसने पहले सोचा कि शायद यह हवा का शोर है, लेकिन फिर एक मधुर और सम्मोहक आवाज ने उसका नाम पुकारा, मुकेश, मुकेश। वह डर के मारे बिस्तर पर ही सिकुड़ गया, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि वह उठकर दरवाजे की तरफ खिंचा चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसकी खूबसूरती का बयान करना मुश्किल था। उसकी लंबी काली और घनी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं, मानो रात के अंधेरे को और गहरा बना रही हों। उसकी कमर इतनी पतली और लचकदार थी कि लगता था जैसे कोई नर्तकी हो। उसका शरीर एकदम सुनहरे रंग का था और उसके वक्ष इतने सुडौल और भरे हुए थे कि उनसे नजर हटाना नामुमकिन सा लगता था। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी और बारिश में भीगकर और पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसकी हर एक अदा उभर कर सामने आ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डर और आकर्षण दोनों को एक साथ जगा रही थी। मुकेश ने बताया कि वह औरत धीरे धीरे उसके पास आई और उसे अपने पास खींच लिया। उसकी ठंडी उंगलियां मुकेश के चेहरे पर फिरी और उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि मुकेश का पूरा शरीर कांपने लगा। वह उसे बिस्तर तक ले गई और उसके ऊपर झुक गई। मुकेश ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अपने आप उस औरत के आगे समर्पण कर रहा हो। उस औरत ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और मुकेश को भी अपने हाथों से नंगा कर दिया। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा नशा था
जो मुकेश को पूरी तरह अपने वश में कर रहा था। फिर उसने मुकेश को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके शरीर से लिपट गई। मुकेश ने बताया कि उस पल उसे एक अजीब सी गर्मी और ठंडक का मिला जुला एहसास हुआ, जैसे उसका पूरा वजूद उस औरत के साथ एक हो रहा हो। वह अपने होठों से मुकेश के गले और सीने को छू रही थी और उसकी हर छुआन में एक तीव्र उत्तेजना थी। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुकेश का सारा नशा डर में बदल गया। उस औरत ने अपने हाथों से अपने शरीर पर कुछ अजीब सा गंदला और दुर्गंधयुक्त पदार्थ मला और उसे मुकेश के बदन पर लपेटना शुरू कर दिया। मुकेश ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वह इंसानी मलमूत्र ही हो जो उसकी त्वचा पर चिपक रहा था। उसकी खूबसूरती के पीछे छुपा वह घिनौनापन मुकेश के लिए असहनीय हो गया और वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके बाद वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और मुकेश को छोड़कर हवा में गायब हो गई। मुकेश वहीं अचेत होकर गिर पड़ा और जब सुबह उसकी चेतना लौटी तो वह उसी हालत में था। पूरे शरीर पर वह गंदगी लिपटी हुई और मन में एक अजीब सा डर और घृणा का भाव। उसने कहा कि वह एहसास ऐसा था जैसे वह किसी अलौकिक शक्ति के साथ एक पल को जुड़ा, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी आत्मा की शांति से चुकानी पड़ी। उस दिन पूरे गांव में पंचायत बैठी कि अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे में तो हम सभी का जीना मुश्किल हो जाएगा। बात ही बात में एक बुजुर्ग दादाजी ने कहा, क्यों न पकड़ी वाले बाबा के पास चला जाए। सिमरा पंचायत में ही रहते हैं, हर समस्या का निदान उनके पास रहता है। सभी गांव वालों को उनका विचार सही लगा और अगले दिन सुबह निकल गए पकड़ी बाबा के पास। पूरे दिन गांव में सन्नाटा पसरा रहा। ऐसा लग रहा था कि गांव में कोई रहता ही नहीं हो। जैसे तैसे करके रात बीती और अगले दिन सुबह ही सभी पकड़ी बाबा के साथ गांव में आ चुके थे। मैं भी दौड़कर पकड़ी बाबा को देखने पहुंच गया। आदमी त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष और भगवा वस्त्र धारण किए हुए पकड़ी बाबा बहुत ही दिव्य पुरुष दिखाई दे रहे थे। सभी गांव वाले बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। पकड़ी बाबा बोले, अब आप लोगों को चिंता की आवश्यकता नहीं है। यह चुड़ैल पिछली बार मुझे चकमा दे गई थी। तभी गांव के ही एक चाचा ने बाबा जी से पूछा, बाबा आप इस चुड़ैल के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा एकदम गंभीर भाव लेते हुए बोले, यह चुड़ैल अलग अलग समय में अलग अलग गांव को अपना निशाना बनाती है। पिछली बार देवरिया में इसने आतंक मचा के रखा था, लेकिन इस बार यह बचेगी नहीं। ऐसा कहकर पकड़ी बाबा ने अपनी थैली से सरसों के दाने निकाले और अपनी मुट्ठी में बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। थोड़ी देर में जैसे ही बाबा ने मुट्ठी खोली तो गांव वाले सभी एकदम भयभीत होकर बाबा की तरफ देखने लगे, क्योंकि सरसों के दाने पीले से लाल हो गए थे। फिर पकड़ी बाबा बोले, मुझे अभी गांव के मंदिर ले चलो और जितने भी गांव के नौजवान हैं सभी को मंदिर के प्रांगण में बुलवाओ। गांव वाले सभी अपने बच्चों को लेकर मंदिर में उपस्थित हो गए। मैं भी अपनी माता पिता के साथ खड़ा था। तभी पकड़ी बाबा सामने खड़े होकर बोले, इस चुड़ैल का अब खात्मा ही करना होगा, वरना अगर यह इस गांव से भागी तो फिर दूसरे गांव में अपना तांडव मचाएगी। लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। इसके लिए मुझे जरूरत है किसी ऐसे की जो 16 साल से ऊपर हो। इतना सुनते ही सभी आपस में ही कानाफूसी करने लगे और पीछे हटने लगे।
पकड़ी बाबा सबकी मनोभावनाओं को समझते हुए बोले, चिंता मत करो, उस नौजवान को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। थोड़ी देर तक मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा पसरा रहा। किसी को भी यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े। मेरे मन में मुकेश के लिए काफी दुख हो रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ा और अपना हाथ ऊपर उठा दिया। यह देखकर मेरे माता पिता दोनों घबराकर मुझे खींचकर पीछे कर दिए। तभी पकड़ी बाबा मेरे पास आए और माँ पापा की तरफ देखकर बोले, तुम दोनों भाग्यशाली हो जो इतना साहसी और सबकी भलाई के लिए सोचने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हुआ। मेरा कर्तव्य है, तुम दोनों चिंता मत करो। लेकिन मां मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, तो पिताजी ने मां को समझते हुए बोले, इसे ही करने दो, कुछ नहीं होगा। बाबा जी है ना, वरना पता नहीं कब तक इस गांव में मुसीबत मंडराती रहेगी। थोड़ी देर तक मनाने के बाद मां भी मान गई। अब पकड़ी बाबा मुझे मंदिर के अंदर लेकर गए और मुझे बोले, बेटा तुम्हें आज रात को अकेले सोना है, और जैसे ही वो चुड़ैल आए तो बस तुम उसकी आंखों में मत देखना। और हाथ में सिंदूर देते हुए कहा, जैसे ही वो तुम्हें अपना शिकार बनाए तो उसके पीठ पर यह सिंदूर लपेट देना, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। लेकिन सिंदूर लगाते ही उसे पता चल जाएगा और वो वहां से भागने की कोशिश करेगी। तो तुम इस सुई को उसके पीठ में तुरंत घुसा देना। उस सुई में एक पतली सी धागे की गठरी भी बंधी हुई थी, जो कुछ मंत्रों के साथ बंधी थी। मैंने बाबा जी से हाँ में सिर हिलाया और मंदिर के बाहर आ गया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। बाबा जी मेरे घर में ही रुके और घर के चारों तरफ कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए पानी छिड़कने लगे। धीरे धीरे शाम हुई। अब मुझे थोड़ा बहुत घबराहट होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मेरे अंदर अजीब सा डर बैठने लगा था। सभी गांव वाले शाम को मेरे घर के सामने जमा हुए थे। बाबा उन सभी से बोले, आज रात को कोई सोएगा नहीं। जितने भी मर्द हैं, जैसे ही मैं चिल्लाऊं मेरी तरफ दौड़ पड़ना। खैर, रात हुई। सभी खाना खाकर घर से बाहर निकल गए। मेरे घर वाले बगल के एक चाचा के घर में ही रुके। मैं बिल्कुल अकेला घर में था। धीरे धीरे समय बीता और मैं सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के बाहर चलने की आवाज आई। वही पायल की आवाज मेरे घर के चारों तरफ से आने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे नाम से किसी औरत के पुकारने की आवाज आई। मैं एकदम सिहर गया और ईश्वर और बाबा जी को याद कर अपने आप को साहस देता रहा। कुछ ही मिनट बाद दरवाजा पीटने की आवाज आई। मैं धीमे कदमों से अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? उधर से एकदम प्यारी और मधुर आवाज आई, मैं तुम्हारी प्रीतम, दरवाजा खोलो। मुझे समझ में आ गया था, लेकिन इस चुड़ैल से सभी को मुक्ति दिलानी ही थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाबा जी की बात याद थी मुझे कि बस उसकी आंखों में मत देखना। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कोई औरत एकदम सजी समरी दुल्हन के जैसे खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट उठाया, लेकिन मैं बस अपनी नजरों को नीचे रखे रहा। उसके होंठ एकदम गुलाबी, तिरछी दृष्टि से धुंधलके में भी मुझे उसके चेहरे की झलक इतना मजबूर कर रही थी कि बस एक बार उसकी तरफ देख लूं। लेकिन पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। धीरे धीरे वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भी धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे हटाने लगा। वह औरत मुझे बिस्तर पर ले जाकर मेरे ऊपर चढ़ गई
और अपने सारे कपड़े खोलने लगी और बिल्कुल मेरे सामने निर्वस्त्र होकर मेरे कपड़े भी खोलने लगी। मैं बस चुपचाप उस समय का इंतजार कर रहा था जैसा बाबा जी ने बताया था। थोड़ी देर में ही वह मुझे पूरी तरह से लिपट गई। मैंने हिम्मत करके तकिए के नीचे से सिंदूर निकाला और उसके पीठ पर रगड़ दिया। जैसे ही मैंने सिंदूर उसके पीठ पर रगड़ा, वह मुझसे दूर होने लगी और छटपटाने लगी। मैंने कसकर उसे और जोर से पकड़ लिया और सुई को उसके पीठ में जोर से गड़ा दिया। वो चुड़ैल पूरी तरह से छटपटाने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। थोड़ी देर पहले जो स्त्री इतनी खूबसूरत दिख रही थी, वह अब रौद्र रूप धारण कर चुकी थी। वह चीखते और चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और उसके पीछे भागा। बाबा भी बगल की गलियारे में दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। वो चुड़ैल एकदम चक्कर खाते हुए हवा में ऊपर उड़ने लगी, लेकिन उसके पीठ में जो सुई गड़ी थी, उससे जो धागा जुड़ा हुआ था, वो निकलते गया और बाबा सभी को अपने पीछे चलने का इशारा किया। बाबा उस धागे के सहारे चलते गए और अपने हाथों में उस धागे को लपेटते गए। गांव के ही बाहर एक बड़ा सा शीशम का पेड़ था। इसके ऊपर वो धागा फंस गया था। बाबा वहां जाकर रुक गए और पेड़ के चारों तरफ अपनी बैग से कुछ निकालकर गोल घेरा बना दिया और सभी से बोले, हमें यहीं पर सुबह होने तक का इंतजार करना है। रात को इसकी शक्ति बहुत अधिक होती है, जिसके चलते शायद अभी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सभी बाबा के कहे अनुसार उस पेड़ के नीचे बैठ गए। पूरे गांव के लोग इस जगह पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करते रहे। सच में समय कट ही नहीं रहा था। सभी बस एक दूसरे का चेहरा देखते हुए सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई तो बाबा ने अपनी बैग से एक रस्सी निकाली और अपने आप को उस पेड़ से बांधकर ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर जाकर उन्होंने वहां से एक विचित्र प्रकार की हड्डी ली जो एकदम काली थी, और इस हड्डी के बीच में वही सुई लगी हुई थी जिसे मैंने उस चुड़ैल के पीठ में गड़ा दिया था। यह देखते ही मैं समझ गया कि ये उसी चुड़ैल की हड्डी है। तभी बाबा ने बोला, बस हो गया, इस चुड़ैल का काम तमाम। अब आप लोग अपने अपने घरों को जाइए। इसका अंत कैसे करना है वो मैं खुद देख लूंगा। सभी गांव वाले बाबा की बात मानकर उनके चरण स्पर्श करके घरों की तरफ लौट गए। मैं भी अपने पापा के साथ घर आ गया। घर आते ही मां मुझे सुरक्षित देखकर एकदम खुश होकर गले से लगा ली। बाबा उस दिन के बाद से हमें नहीं दिखे और उस दिन के बाद से नहीं उस चुड़ैल की कोई घटना सामने आई। धीरे धीरे वो सभी भी ठीक होने लगे जिन्हें उस चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया था। मुकेश भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। गांव में सभी मुझे बहुत साहसी और आधार देने लगे। आज इस बात को बीते हुए लगभग 15 साल से भी ऊपर हो गए। मैं और मुकेश दोनों अब शिक्षक हैं और जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उस घटना का जिक्र जरूर होता है। उस घटना के बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन मेरे और मुकेश के मन में वो रात हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गई थी। जब भी हम मिलते वो पुरानी बातें शुरू हो जाती। कभी कभी हम दोनों हंसते हुए एक दूसरे को चिढ़ाते, अरे तू तो उस रात चुड़ैल का शिकार बनते बनते बचा। लेकिन हंसी के पीछे एक अजीब सा डर भी था जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गांव में आज भी लोग उस शीशम के पेड़ के पास से गुजरते वक्त थोड़ा रुककर देखते हैं, जैसे उन्हें लगता हो कि वहां अभी भी कुछ छुपा हुआ है। एक बार की बात है जब मैं और मुकेश गांव की नई पीढ़ी को पढ़ाने के बाद शाम को अपने पुराने स्कूल के पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हवा में एक ठंडक थी। तभी मुकेश ने अचानक कहा, सुधीर, तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि वो चुड़ैल अभी भी कहीं आसपास है? क्या पता
पकड़ी बाबा ने उसे पूरी तरह खत्म न किया हो। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे अब तू बच्चों को डराने वाली कहानियां मत बना। वो सब खत्म हो गया। लेकिन सच कहूं, उसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल उठा। क्या सच में वो आतंक खत्म हो गया था, या हम बस अपने डर को भुलाने की कोशिश कर रहे थे? उस शाम हम दोनों उस शीशम के पेड़ के पास गए जहां पकड़ी बाबा ने चुड़ैल का अंत किया था। पेड़ अब पहले से कहीं ज्यादा पुराना और विशाल हो गया था। उसकी टहनियां हवा में झूल रही थीं और पत्तों की सरसराहट में कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने मुकेश से कहा, देख कितना शांत है यहां, अब यहां कुछ नहीं है। मुकेश ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ शायद तू सही है, लेकिन फिर भी रात को यहां से गुजरने की हिम्मत अब भी नहीं होती। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक अनकहा सच छुपा था। कभी कभी गांव के बुजुर्ग उस रात की बात करते और कहते, पकड़ी बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी जो इस दुनिया से परे थी। कुछ लोग तो ये भी कहते कि पकड़ी बाबा आज भी कहीं आसपास हैं, बस नजरों से दूर। एक बार एक बच्चे ने दावा किया कि उसने उस पेड़ के पास एक भगवा वस्त्रधारी को देखा था जो हवा में गायब हो गया। गांव वालों ने इसे बच्चे की कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन मेरे और मुकेश के मन में एक सवाल हमेशा रहता, क्या वो सच में पकड़ी बाबा थे, या फिर वो चुड़ैल अभी भी हमारी नजरों से छुपकर अपना खेल खेल रही थी? आज हम दोनों शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब भी कोई बच्चा हमसे पूछता है कि क्या भूत प्रेत सच में होते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। मैं कहता हूं, शायद होते हों, लेकिन उन्हें हराना हमारे बस में है। और मुकेश हंसते हुए कहता है, हाँ, बशर्ते तुम्हारे पास सुधीर जैसा दोस्त और पकड़ी बाबा जैसा सहारा हो। उस रात की यादें हमारे साथ एक सबक की तरह हैं, डर से लड़ने का साहस और दोस्ती की ताकत। और शायद यही वजह है कि हम दोनों आज भी उस गांव से जुड़े हुए हैं जहां हमने जिंदगी का सबसे बड़ा डर देखा और उसे हराया।